नमस्कार, मैं हूं आदेश रावल। टीवी डिबेट्स को लेकर काफ़ी चर्चा चल रही है कि टीवी की डिबेट बहुत जहरीली हो गई है। हाल ही में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राजीव त्यागी का निधन हुआ। वो एक टीवी डिबेट पर बैठे हुए थे और उसके बाद उनको दिल का दौरा पड़ गया। इसमें सुधार लाने के लिए कई सारे सुझाव दिए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को चिट्ठी लिखकर सुझाव दिए हैं, जिसमें एक पिटीशन भी साइन की गई है, जिसकी संख्या लगभग 25,000 लोगों ने दस्तखत करके ये कहा है कि ये सुधार टीवी डिबेट्स में होने चाहिए। आज हमारे साथ जुड़ेंगे प्रोफेसर गौरव वल्लभ। प्रोफेसर गौरव वल्लभ, स्वागत है आपका। जी नमस्कार सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये कि अगर आज की तारीख में आप देश के सूचना प्रसारण मंत्री होते तो आप इन टीवी डिबेट्स को कैसे ठीक करते? देखिए, आज जो टीवी चैनलों के सामने जो बड़े प्रश्न आ गए हैं जिनसे उनकी विश्वसनीयता पे सवाल उठने लगा है, वो दो प्रश्न। एक तो हमने जो टीआरपी का गोरख धंधे की बात सुनी, बॉम्बे पुलिस ने, कमिश्नर ने आके अपनी बात कही कि किस तरह फर्जी टीआरपी से चैनल अपना काम कर रहे हैं। देखिए, फर्जी टीआरपी से क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि टेलीविजन न्यूज का जो सालाना जो एडवर्टाइजमेंट का जो बजट है वो देश में 30 से 40 हजार करोड़ का है, और एडवर्टाइजमेंट की रेट्स प्योरली टीआरपी पे डिसाइड होती है। तो अगर आप गलत टीआरपी से ज्यादा ऐड लेते हो तो ये फाइनेंशियल क्राइम हुआ। ये वैसा ही क्राइम है कि आपका प्रॉफिट है 1 रुपया और आप 200 रुपया प्रॉफिट दिखा के अपना पब्लिक शेयर इश्यू कर देते हो और जनता से पैसा ले लेते हो। ये उतना ही बड़ा स्कैम है। तो ये फाइनेंशियल क्राइम हुआ, ये अनएथिकल हुआ। तो एक तो संकट है विश्वसनीयता का टीआरपी। दूसरा संकट है आदेश जी कि जिस तरह से चैनल घृणा की बात, जिस तरह से चैनल समाज को बांटने की बात, आप चैनल के शोज के नाम देखिए, आपको नाम सुन के, अब शो का नाम है आर पार। तो डिबेट आर पार नहीं होती है। डिबेट एक कंसेंसस बिल्डिंग का मैकेनिज्म होता है। आदेश जी, टीवी डिबेटें जीत हार का प्लेटफॉर्म नहीं होती। ये मुक्केबाजी का मुकाबला नहीं है, मुर्गों की लड़ाई नहीं है जिसमें एक मुर्गा जीतेगा एक हारेगा। इसमें सब जीतते हैं, सब राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देते हैं। तो टीवी डिबेट एक वैसा प्लेटफॉर्म हुआ करता था, पर पिछले कुछ समय से कुछ चैनलों ने उस प्लेटफॉर्म का बेजा इस्तेमाल किया। तो आप टीवी डिबेट का अगर आप टॉपिक का हेडलाइन भी देखेंगे तो उससे समाज में घृणा, समाज में डिवीजन, एक दूसरे के प्रति वैमनस्य, एक दूसरे को हराने की प्रवृत्ति, एक दूसरे को नीचे दिखाने की प्रवृत्ति उससे ज्यादा बढ़ती है। तो ऐसे डिबेट के टॉपिक चुने जाते हैं। फिर डिबेट में जो एंकर है, उस एंकर का काम है प्लेटफॉर्म देना, पर अनफॉर्चुनेटली कुछ एंकर ओपिनियन देने लगते। मुझे ऐसा लगता है कि टीवी डिबेट में एंकरों को अपनी ओपिनियन नहीं, एक प्लेटफॉर्म देना चाहिए। अपना राय नहीं है। आपको अगर राय देनी है तो आपको पैनलिस्ट बन के आइए। अगर कोई एंकर को राय देनी, मैं मानता हूँ कई एंकर विद्वान है, तो पर वो फिर एंकरिंग छोड़ के पैनलिस्ट बन के जाएं और अपनी राय दें। जनता को उनकी राय में अगर दम लगेगा तो जनता उन पर विश्वास करेगी। यही लोकतंत्र है और यही लोकतंत्र की सुदृढ़ता है। तो दो तरह की चैलेंजेस हैं टीवी के सामने। एक तो गलत टीआरपी और दूसरा जो हेट की भावना, जो डिवीजन की भावना, उससे कैसे निजात पाए। इन दोनों के लिए मेरे पास 3 प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी जो मैंने पढ़ के समझी है। हो सकता है 5 और कदम हो जो मैं नहीं बता पा रहा हूँ, कोई और एक्सपर्ट बता दे, पर मुझे जो 3 कदम लगे जो करने चाहिए जिससे टीवी न्यूज चैनल की विश्वसनीयता बनी हुई रहे। नंबर 1, जो नेशनल न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, जिसको हम एनबीए कहते हैं, एनबीए की गाइडलाइंस को केबल टीवी एक्ट के अंदर सम्मिलित करना जरूरी है, क्योंकि जब तक वो टीवी एक्ट में नई गाइडलाइन सम्मिलित होगी, कोई भी केबल या टीवी न्यूज चैनल उसके प्रति गंभीर नहीं होगा, क्योंकि ये तो गाइडलाइन है और गाइडलाइन के पीछे अभी तक एक्ट नहीं है। दूसरा, मैं बात कर रहा हूँ कोड ऑफ कंडक्ट बनाने, और कोड ऑफ कंडक्ट सिर्फ एंकरों के लिए नहीं, हम जैसे पैनलिस्टों के लिए, कि उनको भाषा की मर्यादा, एक दूसरे के धर्म पे ओछी टिप्पणी नहीं, किसी के वस्त्र पे ओछी टिप्पणी नहीं, किसी के तिलक पे ओछी टिप्पणी नहीं, किसी के
के पहनावे पे ओछी टिप्पणी नहीं, किसी के रंग पे ओछी टिप्पणी नहीं, किसी के शरीर पे ओछी टिप्पणी नहीं, ऐसी गाइडलाइन बननी चाहिए और उन गाइडलाइन को लॉ बनाना जरूरी है। गाइडलाइन आप बना दोगे, जब तक लॉ नहीं बनेगा लोग टीवी चैनल एंकर एज वेल एज पैनलिस्ट जिसमें हम जैसे लोग आते हैं तो उसकी गंभीर नहीं होंगे और उसमें अगर कोई उन गाइडलाइंस की अनदेखी करता है तो बहुत कड़े प्रावधान होंगे। जैसे एक उदाहरण के तौर पे कि कोई प्रवक्ता अगर 3 बार से ज्यादा किसी गाइडलाइन की अवहेलना करते हैं तो वो जीवन भर के लिए टीवी चैनल पे जाने से बाहर होना है। जैसे हवाई जहाजों की नो फ्लाइंग लिस्ट होती है, वैसे वो टीवी शो लिस्ट बननी चाहिए कि ये लोग एलिजिबल नहीं है टीवी चैनलों में बैठने के लिए, क्योंकि वो जाके समाज को बांटने का काम करते हैं, घृणा का वातावरण बना। और तीसरी बात, तीसरा मेरा जो सुझाव था वो ये था कि आज पूरे देश में टीआरपी नापने के लिए पूरा 135 करोड़ के देश में सिर्फ 30,000 का सैंपल, ये कौन सी बात? आज टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा उन्नत है, हम डीटीएच प्रोवाइडर्स के ऊपर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं कि आपको हर महीने आपके जितने कनेक्शन हैं उनका एग्रीगेट डेटा हमको बताना पड़ेगा कि कौन सा चैनल एग्रीगेट रूप से कितना देखा है। ठीक है। और टेक्नोलॉजी से संभव है और डीटीएच के ऊपर ऐसे प्रावधान होने चाहिए कि इसमें कोई हेराफेरी होती है तो डीटीएच का लाइसेंस फॉर एवर कैंसिल हो जाएगा और बहुत बड़ी फाइनेंशियल पेनल्टी भी लगेगी। तो ये मेरी 3 एडवाइजेस है। गौरव जी, आपने बहुत सारे डिबेट्स में हिस्सा लिया है एक प्रवक्ता के तौर पर, आपको ऐसा लगता है, कभी ऐसा आपको फील हुआ है कि किसी ने आपको अपमानित किया हो डिबेट में और उस रात आपको नींद ना आई हो? आदेश जी, हुआ तो है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, हालांकि ज्यादा नहीं हुआ, पर 2-3 दफा मेरे जहन में 3 वाक्य मेरे जहन में मुझे याद है, मुझे बुरा भी लगा। पर आदेश जी, शो के बाद मैंने सोचा कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो तीनों लोग जो मेरे जहन में है वो तीनों अच्छे इंसान हैं। मैं उनको व्यक्तिगत रूप से उनको शो के बाद भी कई बार मिला हूँ, क्योंकि पिछले 3 साल में मैंने सैकड़ों डिबेट किए तो मैं उनको जानता हूँ। मुझे लगा कि मुझे लगता है उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी किसी के कहने से की, मुझे नीचा दिखाने के लिए की, और शायद उनको जो सैलरी मिल रही है उसमें ये एक कंडीशन हो कि भाई आपको इस प्रवक्ता को नीचा दिखाना है। तो अगर मेरे को गाली बोल के, मुझे एक बार गाली भी बोली गई, गाली इन द सेंस मतलब इनडायरेक्ट गाली, प्योर गाली नहीं, तो मुझे लगा अगर मेरे को गाली बोलने से, मेरे साथ मिसबिहेव करने से अगर इनके घर का खर्चा चलता है तो मुझे लगा कोई बात नहीं और बोल। आप किसी का नाम बताना चाहेंगे? हैं? आप किसी का नाम बताना चाहेंगे? आदेश जी, बहुत बड़े बड़े चैनल के बड़े बड़े लोग होते हैं, हम जैसे छोटे आदमी उनका नाम नहीं ले सकते। मैं तो शिक्षक आदमी हूँ, देश का शिक्षक उनका नाम नहीं ले सकता। तो वो बड़े लोग हैं, वो बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यूज करते हैं, वो देश की who's who के साथ घूमते हैं। पर मुझे ऐसा लगा, मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगा कि उन्होंने किसी दबाव के कारण मेरे साथ मिसबिहेव किया और वो दबाव उनकी जॉब के लिए जरूरी था। आपके नेता राहुल गांधी जी ने अभी अभी एक स्टेटमेंट दिया कि मुझे फेयर मीडिया और इंस्टीट्यूशन दे दीजिए, मोदी सरकार एक दिन भी टिक नहीं पाएगी। इस स्टेटमेंट के क्या मायने हैं? राहुल गांधी को ऐसा क्यों लगता है कि देश की मीडिया या इंस्टीट्यूशंस निष्पक्ष नहीं है? देखिए आदेश जी, पिछले 1 साल से इस देश में अगर विपक्ष की कोई एक मुखर आवाज है तो वो श्री राहुल गांधी की। मैं मतलब किसी और बड़े नेता को नीचा नहीं दिखाना चाहता। किस व्यक्ति ने सबसे पहले कहा कि चीन की आर्मी देश में घुस चुकी? वो श्री राहुल गांधी। किस व्यक्ति ने सबसे पहले देश को कोरोना के गंभीरता से चेताया? वो श्री राहुल गांधी। किस व्यक्ति ने कहा कि कोरोना से नौकरियां जाएगी? वो श्री राहुल गांधी। किस व्यक्ति ने हमें ये बताया कि जो ये फार्म बिल है इसमें बहुत बड़ी एमएसपी पे चोट होगी? वो श्री राहुल गांधी। तो और आप ये देखिए कि सरकार ने पहले 1.5 महीने तो माना ही नहीं कि चीन की आर्मी हमारे साइड में घुसी है। फिर जब मीडिया रिपोर्ट्स आई, सैटेलाइट पिक्चर्स आए तो उन्होंने माना, पर राहुल गांधी जी ने पहले ही बता दिया। आज भी वो कहते हैं
चीन की आर्मी भारत माता की भूमि में बैठी हुई है। हमारा जो LAC का हमारा पार्ट है, वहां पे उन्होंने परमानेंट बंकर बना लिए, हेलीपैड बना लिए। तो उन्होंने अपनी बात मुखरता से कही, पर टीवी चैनलों ने भी अनफॉर्चुनेटली, दो चार को छोड़ दीजिए, अनफॉर्चुनेटली मेजोरिटी ऑफ टीवी चैनल्स ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं देखा। उसका खामियाजा देश आज भुगत। राहुल जी ने फरवरी में कहा कि कोरोना एक भयंकर, एक विकराल पेंडेमिक है, इसके दो प्रभाव है, एक तो शरीर की बीमारी का और दूसरा अर्थव्यवस्था। सरकार ने पहले थालियां बजवाई, फिर बोला 21 दिन में महाभारत जीत जाएंगे, 18 दिन में ये, ऐसी कई बातें हुई। पर उसका आज नतीजा क्या हुआ कि आज हम कोरोना के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पे है, और प्रतिदिन दुनिया में सबसे ज्यादा केस नहीं आ रहे हैं कोरोना के, तो वो हमारे देश में आ रहे हैं। तो मीडिया ने उनको उनकी बातों को सीरियसली, उनको डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं लाए। आज भी देखिए आदेश जी, वो कह रहे हैं MSP के ऊपर संकट है इन किसानों के बिल से, इन किसानों का जो एक्ट जो बन जाएगा, उसके जो 3 किसान बिल है, उससे MSP के ऊपर किसान के संकट है। की बातों को आप, कितने चैनल डिबेट करते हैं किसानों के इश्यूज पे, कितने चैनल ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे डिबेट की, कितने चैनल ने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन लॉज में फेरबदल के ऊपर डिबेट करी, कितने चैनल देश की आगे फ्यूचर अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में डिस्कशन करते हैं। आज भी आप देखेंगे पिछले 3 महीने से, मतलब देश के बड़े बड़े चैनल, सुशांत सिंह के ऊपर डिस्कशन हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा सुशांत सिंह जी को न्याय और उनके परिवार को न्याय नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, हर हालत में मिलना चाहिए, पर अब कॉन्स्पिरेटरी थ्योरीज, रोज नया एंगल कि उन्होंने, जब अब एम्स ने बोला कि स्वर्गीय सुशांत सिंह जी ने आत्महत्या की, एम्स का पैनल बोल रहा है, तो उसमें भी थ्योरी ढूंढ रहे। देखिए, न्यूज चैनल का नाम फैक्चुअल न्यूज देना है। न्यूज चैनल का काम ये है कि वो समाज को ये बताए कि कोई इश्यू पे अगर 2 दृष्टिकोण हो तो उन दोनों दृष्टिकोण को कैसे बोला जाता है। वो समाज को ये दिखाए कि वो 2 दृष्टिकोण कैसे मिलके एक बड़ा बनाते हैं और वो देश का व्यू होता है। यही तो लोकतंत्र है, और इसी लोकतंत्र में तो हम और आप पैदा हुए, और हमारे पूर्वज भी, हमारे माता पिता भी इसी लोकतंत्र में जिए हैं, और इसी लोकतंत्र में हम भी आगे जिएंगे और मरेंगे। थैंक यू प्रोफेसर गौरव वल्लभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।